हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन देख रहे थे। ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काफ़ी सारे कथन देख चुके हैं। ये पार्ट 2 में हम सभी कथन कंप्लीट कर देंगे। तो आओ शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो शुरू करते हैं हम। निबंध गद्य की कसौटी। निबंध के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आगे देखते हैं। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। आगे गुलेरी और उसने कहा था, जो उनकी कहानी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संकुचित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। आगे है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। आगे देखते हैं। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भिता वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। और ये इम्पोर्टेंट है कि किसने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संग्रहों को, निबंध संग्रह को बातों का संग्रह कहा है। तो शुक्ल जी ने कहा है, याद रखना। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए ऐसा कहा है। आगे देखते हैं। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रासों में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। ये किसके बारे में कहा है? तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र के बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे पढ़ते हैं। उनके पंडित जगन्नाथ दास चतुर्वेदी के बारे में कहा है, अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। आगे देखते हैं। इन पुस्तकों मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में कहा है, को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। आगे देख लेते हैं हम क्या कहा है शुक्ल जी ने। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता भी उन्होंने अपना सुधार किया। तो उन्होंने इस बात में उनकी तारीफ भी किया कि क्योंकि उन्होंने व्याकरण को लेके काफ़ी काम किए थे कि लोग जैसे ऊटपटांग व्याकरण के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो उनको व्याकरण में सुधार उन्होंने किया और हिंदी लिखने में सुधार किया। उसके बारे में आचार्य इनकी तारीफ की है। आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है, ठीक है। और इससे उन्होंने अपने ग्रंथ भी लिए हैं। उनमें इससे अपने कवि लेखकों का जो आधार ग्रंथ मतलब आधार लिया है, उनके बारे में उनके परिचय लिए हैं। उन्होंने बताया भी अपने संग्रह में कि मैंने जीवन वृत्त जो है मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। प्रसाद और प्रेमी के बारे में लिखा है उन्होंने। प्रसाद जी ने अपने क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। आगे देखते हैं। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में लिखा है, काव्य अधिकतर अभाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। आगे देखते हैं। गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखा है, वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। आगे देखते हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले
अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाले हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें हैं। आगे देख लेते हैं उनका मतलब पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी के बारे में कहा है उन्होंने। जीवन क्या था? जीवन की विषमताओं का एक छटा हुआ दृष्टांत था। आगे देख लेते हैं उसका छायावाद का बारे में बोला है। प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वास्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। आगे देखते हैं हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। आगे देखते हैं असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रमोदगारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंध गई। आगे देखते हैं छायावाद के बारे में क्या है। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही ना रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद सिंबलिज्म के अर्थ में होने लगा। सिंबल के रूप में मतलब प्रयोग किया जाने लगा छायावाद को। आगे देखते हैं छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति कहा है। आगे छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कभी उससे अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति की विशेष की व्यापक अर्थ में है। आगे देख लेते हैं छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। आगे देखते हैं हम छायावाद का केवल पहला अर्थ अर्थात मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। आगे देख लेते हैं पंत प्रसाद और निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। आगे है अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। ये सभी किसके कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। आगे देख लेते हैं हम छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है था। आगे है आगे देख लेते हैं हम लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रागल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। आगे देखते हैं छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। आगे देख लेते हैं शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलम्ब कहा है। आगे यद्यपि ये छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित्र के बारे में कहा है। सूरदास के बारे में क्या कहा है ये देख लेते हैं हम। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वो कोना कोना झाँक आई। घनानंद के बारे में क्या कहा है ये देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल में घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। आगे प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीरपति तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आगे भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आगे देव के बारे में क्या कहा है चर्चित में देख लेते हैं। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। बोधा के बारे में क्या कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। बोधा कैसे कहते थे? रसिक कवि थे। रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनके बारे में देख लेते हैं क्या कहा है। हिंदी रीति ग्रंथों की अक्खड़ परंपरा एवं रीति काल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है जबकि अदर जो लेखक थे जो थे उन्होंने केशव दास को माना है। केशव दास के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है ये देख लेते हैं। वही इम्पोर्टेंट पंक्ति भी है इनकी, पूछी जाती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी से रिलेटेड। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। और वहीं कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका कठिन गद्य का प्रेत जो है अज्ञ को कहा जाता है और कठिन काव्य का प्रेत
तो केशव दास को कहा जाता है। ये आप याद रखना, पूछ लिया जाता है कन्फ्यूजन के कारण, क्वेश्चन गलत कर देते हैं कुछ लोग। आगे, आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। आगे, हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी न उनके जीवन काल में था, न अब कोई उनके समक्ष आलोचक है। आगे देखते हैं। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है किसके बारे में? शुक्ल के बारे में। आगे देख लेते हैं हम। भारतीय काव्यालोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अनन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं, ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है शुक्ल के बारे में। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा है शुक्ल के बारे में। आगे देखते हैं। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। आगे, आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। देख लेते हैं। आगे है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल ने ये पंक्ति दी है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती है हर एग्जाम में। आगे देखते हैं। शुक्ल ने काव्य को कर्म योग एवं ज्ञान योग के समक्ष रखते हुए भाव योग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया, नामवर सिंह जी ने कहा है। आगे देखते हैं। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भाव भूमि पर पहुंचा देना है। आगे, प्रत्यबोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम भाव है। भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्ति शिरोमणि शूर ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया, हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क पद्धति पर नहीं किया। आगे है। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये शुक्ल ने कहा है तुलसीदास के बारे में। आगे देख लेते हैं हम। इनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था। आचार्य शुक्ल के लिए कहा है। आगे देख लेते हैं। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है शुक्ल के बारे में। आगे है। रस में मानसा में आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है, अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार जब वे धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन करते हैं तो उनका लहजा कबीर की तरह आक्रामक दिखाई देता है। ईश्वर साकार है कि निराकार, लंबी दाढ़ी वाला है कि 4 हाथ वाला, अरबी बोलता है या संस्कृत, मूर्ति पूजने वालों से दोस्ती रखता है कि आसमान की ओर हाथ उठाने वालों से। इन बातों पर विवाद करने वाले अब केवल उपहास के पात्र होंगे। इसी प्रकार सृष्टि के जिन रहस्यों को विज्ञान खोल चुका है, उनके संबंध में जो पौराणिक कथाएं और कल्पनाएं 6 दिनों में सृष्टि की उत्पत्ति, आदम हव्वा का जोड़ा, 84 लाख योनियां आदि, वे अब काम नहीं दे सकती। वस्तुतः शुक्ल जी ने विकासवाद के सिद्धांत के तहत साहित्य को व्यक्ति के सामाजिक जीवन से अविच्छिन्न बताते हुए उसके समाज उन्मुख रूप पर बल दिया। अपनी इसी भूमिका में उन्होंने लिखा है, विकास परम सत्य है, बड़े महत्व का सिद्धांत है। सामाजिक उन्नति के लिए हमारे प्रयत्न इसलिए रचित हैं कि हम समष्टि के अंग हैं। अंग भी ऐसे हैं कि चेतन हो गए हैं। अतः समष्टि में उद्देश्य विधान का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसके एक अंग होकर अपने आप में उसका अनुभव करते हैं।
रसमीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा है, दीन और असहाय जनता को निरंतर पीड़ा पहुंचाते चले जाने वाले क्रूर आतताइयों 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 को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती। मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोंपड़े, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसा सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। आगे, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजन विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए और कुछ भाव क्षेत्र से निकाले जाकर अलंकारों के खाते में हाँक दिए गए। आगे देखते हैं, हमारे यहाँ के कवियों को रीति ग्रंथों ने जैसे चारों ओर से जकड़ा, वैसे और कहीं के कवियों को नहीं। आगे देख लेते हैं हम। इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई। लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। वे इस बात को भूल चले कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर प्रभाव डालना है। आगे देख लेते हैं, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी, ना शक्ति। वे वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्राकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, ना सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। आगे देखते हैं, छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वास्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। आगे देख लेते हैं, शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसन्नोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। आगे, पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक, डॉगमैटिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। आगे देखते हैं, जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं। इसे आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया है, उसे नाच तमाशों की तरह बना दिया है। आगे देख लेते हैं शुक्ल के कथन। करुण रस प्रधान नाटकों के दर्शकों के आंसुओं के संबंध में यह कहना कि आनंद में भी तो आंसू आते हैं, केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुख भी रसात्मक होता है।
जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है यूसी नेट में भी कई बार। अब देख लें। सौंदर्य ना तो मात्र चेतन में होता है और ना ही सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध से ही सौंदर्य अनुभूति होती है। आगे देखते हैं। विफलता में भी एक निराला विषण सौंदर्य होता है। रामविलास शर्मा जी ने सही लिखा है कि प्राचीन साहित्य शास्त्री स्थायी भावों को रस रूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर देते हैं। शुक्ल जी ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय रस निष्पत्ति की जड़ काटती है। आगे देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है, आचार्य शुक्ल का विषय प्रतिपादन जैसे गुरु गंभीर है, उसके बीच उनका सूक्ष्म व्यंग्य और तीव्र तथा पैना हो गया है, घनी बड़ी मूछों के बीच हल्की मुस्कान की तरह। आगे, यह एक कवि ही हिंदी को प्राण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, तुलसीदास जी के लिए लिखा है शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्कृत रचनाओं की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का ही काव्य भाषा है। आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य शुक्ल का कथन है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी कथन। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। चैनल पर आपको लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के और ओल्ड ईयर सॉल्व पेपर। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर करें। धन्यवाद।